बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 15 मार्च और दिन है हफ्ते का। काफ़ी सारी खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा जी कि एस्टेब्लिशमेंट की 3 दहाइयों पर मुहित एक बड़ी जो सरमायाकारी है, एक बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है, वो आज डूबी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से एनआरओ के लिए अप्रोच किया गया है। इमरान खान साहब से क्या एनआरओ मांगा जा रहा है, बल्कि इस हवाले से एक स्पेसिफिक कमेटी बनाई गई है कि ये कमेटी जाएगी और इमरान खान साहब को मनाएगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब से आज एक मुलाकात भी हुई है और 2.5 घंटे पर मुश्तमिल ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किसने की, क्यों की, इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि इमरान खान साहब से इस वक्त उनके पार्टी रहनुमाओं की भी जो मुलाकात है वो नहीं होने दी जा रही, सिर्फ और सिर्फ जो फैमिली है वो मिल पा रही है। तो इस ये जो पाबंदी एक है, इसके बावजूद ये बड़ी जो मुलाकात है वो हुई है। इस मुलाकात का हवाल भी आपके साथ में शेयर करूंगा और आखिर में आपको बताऊंगा कि क्या इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर से जो एनआरओ है वो मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका से भी पाबंदियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, कुछ पाबंदियां लगी हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और मौजूदा चुनतखब हुकूमत जो है, ये IMF से रिलेटेड जो इन्होंने पैसे लेने थे, स्टाफ लेवल का भी मुआहदा इनसे नहीं हो पाया। और अगर IMF इस मरतबा पैसे नहीं देता तो इसका मतलब है हुकूमत का खात्मा, क्योंकि माशी जो अशारिये हैं वो तबाही बता रहे हैं। तो IMF का स्टाफ लेवल का भी मुआहदा नहीं हुआ। IMF ने क्या जो है वो इस हवाले से कहा है, जो मुज़ाकरात वगैरह उनके हो रहे हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि अमेरिका से कुछ जो पाबंदियां हैं वो लगने जा रही हैं। ट्रंप की जानिब से जी सिक्योरिटी से रिलेटेड एक लिस्ट मांगी गई थी कि किन किन ममालिक के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो लगनी चाहिए और किस वजह से लगनी चाहिए, और ये एक फहरिस्त जो है वो ट्रंप को दे दी गई है। और इसके ऊपर एक फाइनल जो फैसला होगा वो तो ट्रंप ही करेगा। लेकिन इस फहरिस्त में जी, यानी कि ट्रैवलिंग के हवाले से ये फहरिस्त कि अमेरिका में कौन कौन सी जो कंट्रीज़ के शहरी हैं वो ट्रैवल कर पाएंगे। तो इसमें जी 3 कैटेगरीज रखी गई हैं, एक रेड, एक ऑरेंज और एक येलो। पाकिस्तान को जी बदकिस्मती से ऑरेंज लिस्ट में डाला गया है। और ऑरेंज लिस्ट का मतलब क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड वीज़ा होंगे। रिस्ट्रिक्टेड वीज़ा ऐसे कि जो आप विजिट वीज़े के ऊपर जाते थे या टूरिस्ट वीज़े के ऊपर जा रहे थे तो वो आपका अब नहीं लगेगा। हाँ, कोई अगर इस तरह से होगा कि बिजनेस वीज़ा अगर आपको चाहिए तो उस वीज़े के ऊपर आप ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं। यानी कि जो एलीट क्लास है वो तो ट्रैवल कर सकती है, लेकिन जो कुछ गरीब गुरबा वगैरह या मिडिल क्लास होगी वो ट्रैवल आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास बिजनेस के लिए पैसा हो इतना ज़्यादा तो आप अमेरिका क्यों जाएंगे, आप यहीं पर या और किसी मुल्क भी आप जो है वो जा सकते हैं। लेकिन ये एक जो बड़ी पाबंदी है वो लिस्ट में नाम आ गया है। इसकी फाइनल जो मंजूरी है वो ट्रंप की तरफ से आएगी। अगर वो मंजूर कर देता है तो उसके बाद ये जो पाबंदी है वो लगेगी। इसके बाद एक येलो लिस्ट भी है। येलो लिस्ट का मतलब ये है जी कि 60 दिन जो है वो उसमें के अंदर जो कंसर्न्स हैं बताए जाएंगे ममालिक को कि आप इन कंसर्न्स को दूर करें। और एक रेड लिस्ट है। रेड लिस्ट का मतलब ये है कि आप पर हर तरह की ट्रैवल के ऊपर जो बैन है वो लगाया जाएगा। तो ये जो हर तरह का बैन है ये इसमें अफगानिस्तान और ईरान जो है ये दोनों ममालिक भी शामिल हैं। जबकि जो ऑरेंज जिसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया है, इसमें रशिया और तुर्कमानिस्तान वगैरह जो है इन कंट्रीज़ को भी शामिल किया गया है और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया है। और दूसरे नंबर पर जी जो डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान साहब जो हैं उनसे एक मरतबा फिर से एनआरओ लेने के लिए या इमरान खान साहब को मनाने के लिए एक मरतबा फिर से जो राब्ते हैं वो शुरू हो गए हैं। और अब जी ये खबर सामने आ रही है कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है या इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया है ये किसी तरीके से पाकिस्तान से ऑपरेट होना चाहिए। मैं वाज़े करता चलूँ कि ये पहले भी कोशिशें हुई, पैगामात पहुँचाएगी कि इमरान खान साहब खुदारा आप खामोश कर जाएँ, आप कुछ दिनों के लिए खामोश कर जाएँ, अपना अकाउंट खामोश करवा दें, आपकी जो सोशल मीडिया है आप उसे खामोश करवा दें। एक बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि PTI का एक अपना सोशल मीडिया है या इमरान खान का एक अपना ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा भी जो आम पब्लिक है वो भी चूँकि इमरान खान के साथ वो खड़ी हुई है तो जो आम पब्लिक बयानियाँ बना रही होती है या इमरान खान जिस हवाले से कोई बयानियाँ बनाना चाहते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं, जिसको बुनियाद बनाकर ये समझा जाता है जी कि पता नहीं इमरान खान की कोई सोशल मीडिया टीम है और इमरान खान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लोग असल में इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो इस वजह से जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान जो है उनका होल्ड है। तो ये जी बड़ी कोशिश की जा रही है
کہ کسی طریقے سے جو سوشل میڈیا یہ کنٹرول ہو جائے، یا عمران خان صاحب کا ٹویٹر جو ہے یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں وہ کسی طریقے سے اسے خاموش کر لیا جائے۔ اب اس پر جی سب سے پہلے تو کوششیں کچھ کی گئیں پارٹی کے اندر سے ہی۔ شیر افضل مروت جو تھے، جن کو عمران خان صاحب نے پارٹی سے نکالا، وہ پہلے کہتے رہے جی کہ عمران خان کا جو ٹویٹر ہے وہ پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے۔ پھر فواد چودھری بھی یہی جو بات ہے وہ کرتے رہے، اور اب کیا ہو رہا ہے جی کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے کل رات گئے ایک اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا جی کہ ہم جائیں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب کو ہم منائیں گے کہ آپ اپنے جو اکاؤنٹس ہیں، جو ٹویٹر ہے وہ آپ پاکستان سے آپریٹ کریں، اور پاکستان میں ہماری جو باہر ہم سب جو لوگ موجود ہیں ان کی ایک کمیٹی بنے گی، اور وہ کمیٹی آپ کے جو اکاؤنٹس ہے وہ چلائے گی، ان کو وہ مینیج کرے گی پاکستان سے۔ تو اول تو ایسا ہونے نہیں والا۔ عمران خان صاحب جو ہیں آلریڈی ان کو جو کچھ عمران خان صاحب کہتے ہیں باہر آ کر مکمل یہ ڈیٹیلز ہی نہیں بتاتے، خاص طور پر بیرسٹر گوہر وغیرہ جو ہیں، یہ تو عمران خان صاحب کی فیملی ہے، علیمہ خان صاحبہ ہیں، وہ باہر آتی ہیں تو بہت ساری ڈیٹیلز ان سے معلوم جو ہے وہ ہو پاتی ہیں، یا عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں پر عمران خان صاحب کھل کر جو ٹویٹ ہے وہ کرتے ہیں اور نام بھی جو ہے وہ لیتے ہیں۔ تو اب یہ جو کوشش ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس کوشش کے پیچھے کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب ایسا کرتے ہیں تو اس کو انیشل سٹیپ لے لیا جائے گا، اور اس کے بدلے پھر یہ ہو جائے گا، رہائی بھی ہو جائے گی اور سختیاں بھی ذرا کم ہو جائیں گی، ملاقاتیں وغیرہ بھی کرنے دی جائیں گی۔ تو عمران خان صاحب نے پہلے بھی اس کے اوپر ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہوا ہے، اور یہ ایک مرتبہ پھر سے پارٹی کی عادت جو ہے یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لے تو اس پر بھی انہیں جو ہے وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی جی ایک بڑی انویسٹمنٹ ضائع ہوئی ہے، اور اس حوالے سے اکرام راجہ صاحب ہیں جی، یہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور یہ کہتے ہیں کہ خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پچھلی 3 دہائیوں کی محنت کا پودا صادق سنجرانی اربوں روپے لے کر امریکہ منتقل ہو گیا ہے، اور وہاں ایک ہوٹل بھی خرید لیا ہے۔ سسٹم والے اب افسوس کر رہے ہیں کہ کس بندے پر ہم جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے رہے۔ صادق سنجرانی کون تھے؟ چیئرمین سینٹ تھے، اور یہ 6 سال چیئرمین سینٹ رہے ہیں، اور بلوچستان سے ان کا تعلق تھا۔ تو بہرحال جی ان کے حوالے سے اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں اکرام راجہ صاحب کہ یہ شفٹ ہو گئے ہیں امریکہ، اور جو اربوں روپیہ تھا ان کے پاس وہاں پر ہوٹل بھی لے لیا اور وہیں پر خود کو سیٹل جو ہے وہ کر لیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اس وجہ سے ان کو ہوگا جی کہ ہم نے کس بندے کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے رہے، کیونکہ یہاں پر ان کو جو ہے وہ جیسے چیئرمین سینٹ آپ رہے صادق سنجرانی صاحب 6 سال، تو ظاہر سی بات ہے کس طریقے سے وہ سلیکٹ ہوئے تھے، اور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی ان کو کیا جاتا تھا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ بندے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر افسوس تو ہوگا کہ انہیں یہاں پر اور کسی مزید عہدے کے اوپر لگا کر تو اپنے جو کام ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ رہا ہے جی کہ فرنٹ پہ کوئی اور فیس ہو اور بیک پہ ہم رہ کر جو کام ہے وہ کرتے رہیں۔ تو یہ ایک اور خبر تھی جی۔ آگے چلتے ہوئے آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ بھی اب بولنا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی ایک بڑی جو ٹویٹ ہے وہ کی ہے، اور بلوچستان خاص طور پہ جو سانحہ ہوا اور جو اوورآل سچویشن اور جس طریقے سے ابھی تک سچویشن کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ مس ہینڈل جس طرح سے کیا جائے، سرفراز بھٹی صاحب کو دیکھ لیں، وہ جو ہے وہ مطلب اسلام آباد میں آ کر وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں بھی آپ اگر کہہ رہے ہیں نا کہ سارا ہم نے کلیئر کر لیا، تو آپ بلوچستان میں اس جگہ پر جو ٹرین جہاں پر کھڑی ہوئی ہے، جہاں پر سانحہ ہو، وہاں پر جا کر آپ پریس کانفرنس کرتے اور بتاتے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے، لیکن وہ جو ہے بجائے اس کے کہ مطلب ہے کہ چیزوں کو بتائیں، وہ مزید کنفیوژن جو ہے وہ انہوں نے پھیلا دی ہے کہ آیا پورے جو بندے ہیں جتنے بھی ارغمال ہوئے تھے سب کچھ چھڑوا بھی لیا گیا ہے یا سب کچھ چھڑوا نہیں لیا گیا، کچھ کلیئر ہی وہ نہیں کر پا رہے۔ بہرحال جی اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ اگر بلوچستان میں 800 کلومیٹر کا ساحل اور اس کا محلِ وقوع اور معدنیات سے اور وسائل سے مالا مال نہ ہوتا تو پاکستان کے حکمران ہمیں بھی بنگالیوں کی طرح یہ کہہ کر الوداع کرتے کہ ادھر تم ادھر ہم ادھر تم۔ تو یہ اختر مینگل صاحب ہیں جنہوں نے بڑی یہ سخت جو ٹویٹ ہے وہ کر دی ہے۔ اچھا سانحے کے حوالے سے ایک اور میں چھوٹا سا وہ ایک بات ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جی۔ ایک طرف تو یہ دکھایا جا رہا ہے نا جی کہ ٹھیک ہے آپریشن اور یہ ساری چیزیں وغیرہ پولیٹیکل معاملات اور دیگر چیزیں، ایک اور اس کا اینگل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میرے خیال سے یہ چیز ہائی لائٹ ضرور ہونی چاہیے۔ یہ ماجد نظامی صاحب ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں جی کہ ہاتھیوں کی جنگ میں بیچاری گھاس پستی ہے۔ جعفر ایکسپریس حملے میں مارا جانے والا 30 سالہ یاسر ہری پور کا رہائشی تھا، افغانستان کی ایک سریا فیکٹری میں کام کرتا تھا، 80,000 روپے کما کر عید کی چھٹیوں پر واپس آنے لگا تو پاکستان اور افغان طالبان میں کشیدگی کی وجہ سے تورخم بارڈر بند تھا، وہاں سے چمن بارڈر گیا اور کراس کر کے کوئٹہ آیا، یہاں سے ٹرین پر سوار ہوا تو بلوچستان لبریشن آرمی والوں نے
शनाख्ती कार्ड देखकर 5 गोलियां मारी, 80,000 की जमा पूंजी लूट ली गई, लाश वापस लाने के लिए घर वालों के 2 लाख रुपए लग गए, जिम्मेदार कौन? तो एक तो जी जो ये यासिर थे ये रोज़गार के लिए गए थे और वापस आ रहे थे, एक तो इनको शहीद कर दिया गया और ऊपर से जी इनके घर वालों को सिर्फ डेड बॉडी उनकी जो थी वो देने के लिए 2 लाख रुपए लगाने पड़े। हालांकि ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है कि आप वहाँ पर जो है ऑपरेशन किया, वापसी भी एम्बुलेंस फ्राहम करते या हेलीकॉप्टर फ्राहम करते या कुछ भी फैसिलिटेट करते और उनकी जो डेड बॉडीज़ थी जो वहाँ पर शहीद हुए लोग उनको उनके जो वर्सा हैं उनके हवाले किया जाता। तो ये जी एक ख़बर थी, मैंने कहा ये भी आप साथ में शेयर करता चलूँ। आगे चलते हुए जी IMF के हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि IMF का वफ़द जो आया हुआ था, मुज़ाकरात चल रहे थे, तो हुकूमती हलकों से ये मुख्तलिफ दावे सामने आए जी कि हमारा जो स्टाफ लेवल का मुआहदा है वो होने जा रहा है। लेकिन आज जी IMF से ये ख़बर सामने आई है और कोई स्टाफ लेवल का जो मुआहदा है वो नहीं होने जा रहा, बल्कि हुआ ये है कि IMF का ये कहना है कि जो मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त जारी हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर मज़ीद जो काम है वो अभी हो रहा है। तो मुज़ाकरात जारी होने का मतलब क्या है जी कि वो मुतमईन होकर नहीं गए और कोई स्टाफ लेवल का जो मुआहदा है वो नहीं होने जा रहा। और मुज़ाकरात जारी होने का मतलब ये कि अभी मज़ीद चीज़ों को परखा जाएगा, चीज़ों को देखा जाएगा और फिर उसके बाद ये मरहला आएगा जहाँ पर ये डिसाइड होगा जी कि स्टाफ लेवल का मुआहदा करना और फिर उसके बाद पैसे जो है वो देने हैं या नहीं देने। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा लिंक करते हैं, शहबाज शरीफ जा रहे हैं सऊदीया के दौरे के ऊपर, तो अब इसको भी इस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो किस्त है वो भी थोड़ी सी पड़ गई है इस तरह की, शायद ये मिले या ना मिले। तो इस पर जी सऊदीया के थ्रू कोशिश की जाएगी कि वो थोड़ा सा अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ये जो किस्त है वो दिलवा दें। ये एक परसेप्शन है, लेकिन एक तरफ से ये स्टाफ लेवल का मुआहदा ना होना, मुज़ाकरात जारी रहने का, IMF का बयान सामने आना और फिर उसके बाद उसके जो दौरा है सऊदीया का वो आना, तो ये सारी चीज़ों की अगर डॉट कनेक्टिंग की जाए और थोड़ी से कुछ माजी की चीज़ों को देखा जाए तो यही बात जो है वो समझ में आती है। आगे चलते हुए जी आपको बताऊं कि इमरान खान साहब से आज अदालती अमले की मुलाकात हुई है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी, तो उनकी जो वकील थी मशल यूसुफजई, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था जी कि अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करने दी जा रही तो आप जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। अब उससे पहले ये खबर आ चुकी थी जी कि इमरान खान साहब ने मुशर्रफी साहिबा ने मशाल यूसुफजई को जो है वो अपना जो उनका रिप्रेजेंट कर रही थी उनको या उनकी वकालत कर रही थी उससे हटा दिया था। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये जो खबर है वो आई और इस पर जी अदालत ने फिर ये किया जी कि सुप्रीडेंट को पहले कहा कि इमरान खान साहब को 2 बजे वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाए ताकि क्लियर किया जा सके कि मिशाल यूसुफजई उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं कर रही, क्योंकि आप उनको मिलने नहीं दे रहे तो कैसे पता चलेगा कि वो वाकई उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं कर रही। फिर ये कहा गया जी कि अगर 2 बजे पेश नहीं करते आप वीडियो लिंक के जरिए तो फिर 3 बजे आप ज़ाती हैसियत में उन्हें अदालत में पेश करेंगे। लेकिन दोनों चीज़ें नहीं की गई और कहा गया जी कि लिंक डाउन है और फिर कहा गया जी सिक्योरिटी मसला हम नहीं पेश कर सकते। तो अदालत ने फिर अदालती एक क्लर्क जो है वो मुकर्रर किया कि आप जो है वो आज मुलाकात करेंगी, यानी कि कल ये केस हुआ और कहा गया कि कल मुलाकात करेंगे, यानी कि आज के दिन ये मुलाकात थी और ये मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में इमरान खान साहब से जो कुछ क्वेश्चंस थे वो पूछे गए हैं, उनका आंसर्स दिया गया। तो अदालती अमला जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश करेगा और बताएगा जी कि इस हवाले से इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है। बहरहाल जी एक ज़राए का बताना है कि 2.5 घंटे तक की जो मुलाकात है ये जारी रही है। अगर ये 2.5 घंटे तक मुलाकात रही है तो ऐसे कौन से सवालात थे जो इमरान खान साहब से पूछे गए, या मतलब इतनी लंबी वैसे हो नहीं सकती, मुख्तसर से ही मुलाकात होनी चाहिए। बहरहाल ये अब कल तो संडे है, फिर उसके बाद मंडे वाले दिन ये जो रिपोर्ट है पेश की जाएगी तो देखा जाएगा कि इमरान खान साहब की जानिब से क्या जो मौक़िफ़ है वो अपनाया गया है। अफ़गानिस्तान से जी थोड़ी सी आलमी सतह की अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला जो है सिराजुद्दीन हक्कानी, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इनके इस्तीफ़े के बाद जो तालिबान के अंदर 2 ग्रुप्स बन गए थे और इनके आपस में इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए थे, ये मज़ीद खुलकर सामने आ गए हैं। और दूसरे ग्रुप के यानी कि जो हुकूमत में था ग्रुप जी सिराजुद्दीन हक्कानी, ये कहते हैं जी कि कोई 1.5-2 माह से मंजरनामे से भी गायब थे और अब इनका जो इस्तीफ़ा है वो सामने आ गया है। तो बहरहाल जी आलमी सतह पर भी ये बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं, तब्दीलियाँ हैं वो हो रही हैं। इस तरह से ही जो यूक्रेन और रूस वाला मामला है वो भी सेटलमेंट होने के करीब है। ट्रंप ने जो जंग बंदी के हवाले से कहा, फिर उसके बाद यहाँ का जो रुख है वो भी किया जाएगा और ज़ाहिर सी बात है इन सारी बातों का जो एक असर होता है वो ज़रूर पाकिस्तान पर होता है। इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपसे शेयर करते रहेंगे।
رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.